नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके चैनल ज्ञानवाणी के अंदर। आज हम नेक्स्ट क्लास के अंदर 12th कॉमर्स वाणिज्य संकाय के विद्यार्थियों के लिए बिजनेस स्टडीज व्यवसाय अध्ययन का चैप्टर फर्स्ट जो हम स्टार्ट कर चुके हैं। इसके मैनेजमेंट फर्स्ट लेसन, इसका इंट्रोडक्शन और इसके नेचर के बारे में हम पढ़ रहे थे। पिछली कक्षा के अंदर हमने परिचय के बारे में पढ़ा, प्रबंध के इतिहास के बारे में पढ़ा, प्रबंध का अर्थ पढ़ा, प्रबंध की परिभाषाएं पढ़ी। आज हम उसी से संबंधित उन परिभाषाओं और उन अर्थों के आधार पर प्रबंध के जो विशेषताएं हैं हम उनका आज वर्णन करेंगे। प्रबंध की विशेषताएं, प्रबंध की विशेषताएं साथियों, विशेषताओं को लक्षण के नाम से भी पुकारा जाता है, इसे लक्षण भी कहा जाता है। देखिए, विशेषताएं या लक्षण, हमने प्रबंध के बारे में जो भी पढ़ा अभी तक, चाहे उसका अर्थ हो, चाहे उसका परिचय हो, चाहे उसकी परिभाषाएं हो, वो सभी यहां पर सारगर्भित तथ्यों के रूप में हम विशेषताओं में पढ़ेंगे। एक एक विशेषता को हम यहां पर पढ़ते जाएंगे। क्लास 12 बोर्ड एग्जाम के अंदर कई बार यह प्रश्न पूछा गया है कि प्रबंध की विशेषताओं का विवेचन कीजिए या प्रबंध के लक्षणों के बारे में बताइए। तो वहां पर हमें थोड़ा सा ध्यान पूर्वक पढ़ना पड़ेगा। उन्हें हम पॉइंट वाइज बिंदुगत रूप में सीखेंगे। आप नोट्स बनाकर उन्हें लिख सकते हैं और प्रत्येक पॉइंट को, प्रत्येक बिंदु को आप बड़े आराम से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम प्रबंध की विशेषताएं का प्रथम बिंदु लेते हैं दोस्तों कि प्रबंध एक मानवीय कार्य है। मानवीय कार्य है। पहला बिंदु हमने लिया मानवीय कार्य। जैसा कि हम सब जानते हैं कि प्रबंध जो कार्य है ये एक विशिष्ट प्रक्रिया है। ये विशिष्ट प्रक्रिया विशिष्ट लोगों के द्वारा, विशिष्ट ज्ञानी, विशिष्ट अनुभवी लोगों के द्वारा यह काम किया जाता है। साधारण कार्य नहीं, एक विशिष्ट कार्य है। विशिष्टता का तात्पर्य यहाँ पर विशिष्ट ज्ञान से है, विशिष्ट अनुभव से है, विशिष्ट उस शैली से है। तो मानवीय कार्य है, मनुष्य के द्वारा ही किया जाए। यह हम सर्वविदित स्तर पर हम जानते हैं कि प्रबंध एक मानवीय कार्य है जो मनुष्य के द्वारा संपादित किया जाने वाला कार्य है। वो व्यक्ति जो उस कला के अंदर माहिर है, जो उस ज्ञान में माहिर है, जो उस क्षेत्र में माहिर है, वही लोग एक सफल प्रबंधक की श्रेणी में आते हैं। तो प्रथम विशेषता हमने पढ़ी साथियों कि प्रबंध एक मानवीय कार्य है। दूसरी हम यहां पर पढ़ेंगे कि प्रबंध एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। चुनौतीपूर्ण कार्य है। हम आराम से एक एक बिंदु को ध्यान से पढ़ेंगे साथियों कि प्रबंध एक मानवीय कार्य है, प्रबंध एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। चुनौती से तात्पर्य चैलेंज। ये इस मैनेजमेंट एक्टिविटी के अंदर बार बार एक मैनेजर के सामने, एक प्रबंधक के सामने बार बार नए नई चुनौतियां आएंगी। चाहे वो लागत को कम करने की हो, चाहे वह लाभ को बढ़ाने की हो, चाहे संसाधनों के मध्य सामंजस्य की हो, चाहे वह कर्मचारियों के मध्य समुचित संतुलन उत्पन्न करना हो, चाहे वह आंतरिक और बाहरी वातावरण के मध्य सामंजस्य उत्पन्न करना हो, चाहे आर्थिक नीति के साथ संतुलन स्थापित करना हो, या मैं कहूं किसी प्रकार की विपरीत स्थिति के अंदर संगठन की स्थिति को संभालना। तो एक प्रबंधक के सामने अनेक प्रकार की चुनौतियां आएंगी, अनेक प्रकार के उसको चैलेंज फेस करने पड़ेंगे। और जो प्रबंधक इन चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना कर लेगा वही एक सफल प्रबंधक कहलाएगा, वही उस संगठन को उच्चतम बिंदु पर ले जा पाएगा। तो हमने प्रथम बिंदु पढ़ा कि प्रबंध एक मानवीय कार्य है। हम दूसरा बिंदु हमने पढ़ा प्रबंध एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। तीसरा बिंदु हम यहां पर देखते हैं कि प्रबंध एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। सार्वभौमिक क्रिया है। सार्वभौमिक, यूनिवर्सल। साथियों ध्यान दें, यूनिवर्सल कंसेप्ट है, ये यूनिवर्सल प्रोसेस है। चाहे संगठन छोटा हो, चाहे संगठन बड़ा हो, चाहे संगठन मध्यम, लघु, दीर्घ, कैसा भी आकार हो, चाहे सामाजिक संगठन हो, चाहे सैन्य संगठन हो, चाहे वो
आपका धार्मिक संगठन हो, ऐसा भी संगठन हो, उस संगठन में प्रबंधन प्रक्रिया को अपनाया जाएगा। उस संगठन का सफल संचालन तभी संभव होगा जब उसमें प्रबंधकीय क्रिया को अपनाया जाएगा। तो प्रबंध एक सार्वभौमिक क्रिया है, एक यूनिवर्सल प्रोसेस है, तो किसी भी प्रकार के संगठन के आकार के अनुसार, प्रकार के अनुसार, उसकी पूंजी के आकार के आधार पर, किसी भी संगठन की उस क्रिया शैली के आधार पर, चाहे कैसा भी संगठन हो, संगठन में प्रबंध की प्रक्रिया को अपनाया जाएगा। तो प्रबंध कैसी प्रक्रिया हो गई? प्रबंध एक सार्वभौमिक क्रिया है। उसके बाद हम चौथी विशेषता पढ़ते हैं, प्रबंध एक अदृश्य शक्ति है। प्रबंध एक अदृश्य शक्ति है। साथियों ध्यान दें कि प्रबंध एक अदृश्य शक्ति है। अदृश्य शक्ति से तात्पर्य क्या है यहाँ पर कि वो शक्ति जिसे देखा ना जा सके, छुआ ना जा सके, जिसके बारे में हम लोग महसूस कर सके। कोई शक्ति काम कर रही है, उसको हम लोग उसके प्रभाव को, उसके परिणाम को महसूस कर सके, वह अदृश्य शक्ति है। तो प्रबंध प्रत्येक प्रकार के संगठन में संचालित होती है, परंतु दिखाई नहीं देती, उसे छुआ नहीं जा सकता, उसे केवल महसूस किया जा सकता है कि हाँ संगठन का परिणाम अनुकूल आ रहा है, लाभ बढ़ रहा है, संगठन का संचालन सफल हो पा रहा है, संगठन अपने उच्चतम लाभ के बिंदु पर पहुंच रहा है। हम उसके परिणाम को देखकर यह पता लगा सकते हैं कि हाँ वास्तव में इस संगठन के अंदर प्रबंध की शक्ति बड़ी मजबूती से, बड़ी ही दृढ़ता पूर्वक काम कर रही है। तो प्रबंध कैसी शक्ति है? प्रबंध एक अदृश्य शक्ति है। अगला पांचवा बिंदु हम यहां पर देखेंगे दोस्तों कि प्रबंध क्या है? अन्य व्यक्तियों से कार्य करवाने की कला। प्रबंध अन्य व्यक्तियों से कार्य करवाने की कला है। हमने अर्थ में भी पढ़ा था और उसके अलावा हमने जो आपके पार्कर फोलेट की परिभाषा थी उसके अंदर पढ़ा था। फोलेट ने कहा था कि प्रबंध दूसरों से कार्य करवाने की कला है। मेरे पार्कर फोलेट ने अपनी परिभाषा में कहा था कि प्रबंध दूसरों से कार्य करवाने की कला है। बिल्कुल है, प्रबंध अन्य व्यक्तियों से कार्य करवाने की कला है। अन्य लोगों को साथ में लेकर, एक व्यक्तिगत रूप में नहीं, सामूहिक रूप में, यदि सामूहिक रूप में हम अन्य लोगों को अपने साथ लेकर संगठन के उस लक्ष्य को प्राप्त करने में अपना योगदान दे सके तो एक सफल प्रबंध की श्रेणी में माना जाएगा। तो प्रबंध अन्य व्यक्तियों से कार्य करवाने की कला है। उसके बाद में हम यहाँ पर बिंदु पढ़ेंगे कि प्रबंध क्या है। प्रबंध औपचारिक समूह में औपचारिक समूह में कार्य करवाने की कला है। तो यहां पर हमने एक अर्थ पढ़ा था औपचारिक समूह, जैसा कि हेराल्ड पुंटस ने परिभाषा दी थी। साथियों हेराल्ड पुंटस ने कहा था कि प्रबंध औपचारिक समूह में कार्य किया जाने वाला, औपचारिक समूह में किया जाने वाला कार्य है। प्रबंध एक ऐसा काम है जो औपचारिक समूह में किया जाएगा या औपचारिक समूह के साथ मिलकर किया जाएगा। अनौपचारिक समूह क्या होता है? अनौपचारिक समूह होती है भीड़, जहां पर भीड़ हो जिसे नियंत्रित करना असंभव हो, परंतु औपचारिक समूह तो एक सफल निर्देशन के माध्यम से उन लोगों को एक लक्ष्य के प्रति आश्वस्त किया जा सकता है, लक्ष्य के प्रति उन्हें प्रेरित किया जा सकता है, परंतु अनौपचारिक समूह को नहीं किया जा सकता। अतः औपचारिक समूह है जो एक संगठित समूह हो, जो एक बिल्कुल सटीक संगठन के बारे में, लक्ष्यों के बारे में जानता हो, एक ऐसा समूह है जो संगठन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अग्रसर हो। ऐसे समूह को हम औपचारिक समूह कहेंगे। तो वह समूह है, उसके साथ मिलकर काम करना, उसके साथ काम करना इस प्रबंध की प्रक्रिया का प्रमुख लक्षण है। तो यहाँ पर प्रबंध एक औपचारिक समूह में काम किया जाने वाला काम है, कला है। अब आगे हम और विशेषताएं पढ़ते हैं। देखो प्रबंध एक मानवीय कार्य है, प्रबंध एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, प्रबंध सार्वभौमिक क्रिया है, प्रबंध एक अदृश्य शक्ति है, प्रबंध अन्य व्यक्तियों से कार्य करवाने की कला है, प्रबंध औपचारिक समूह में काम करवाने की कला है। इतनी हमने इसकी विशेषताएं देखी और हम कुछ विशेषताएं देखते हैं। देखो सातवीं विशेषता क्या कहता है कि प्रबंध एक नेतृत्व कार्य है। प्रबंध एक नेतृत्व कार्य है दोस्तों, लीडरशिप।
हम आज एक पाठ भी आएगा नेतृत्व क्षमता हमारा, उस नेतृत्व को पढ़ेंगे कि प्रबंधक एक नेता की होता है जो अपने अनुयायियों को एक सही मार्ग से निर्देशन करता है, लक्ष्यों के प्रति उन्हें सही सटीक मार्ग बताता है। नेता के जो अनुयायी है वो अनुयायी नेता के आदर्शों का पालन करते हैं। तो एक प्रबंधक एक संगठन में नेतृत्व कार्य भी करता है। जो प्रबंधक की क्षमता है वो एक संगठन में प्रभावी नेतृत्व क्षमता को वहां पर प्रतिपादित करती है। आज की विशेषता हम देखेंगे यहां पर कि प्रबंधक में प्रभावी निर्देशन कार्य किया जाता है। प्रभावी निर्देशन कार्य किया जाता है। देखो निर्देशन, डायरेक्शन, दोस्तों ध्यान दें, डायरेक्शन जो शब्द है यहां पर कि एक निर्देशक, एक डायरेक्टर एक संगठन के उच्च आदर्शों का पालन करते हुए, संगठन की नीतियों की व्याख्या करते हुए संगठन की नीतियों का पालन करवाता है। तो निर्देशन के अंदर एक प्रबंधक अपने अनुयायियों को, अपने पीछे काम करने वाले कर्मचारियों को बताता है कि कार्य किस प्रकार करना है, क्या काम करना है, किस प्रकार करना है। अगर कोई कार्य करने में बाधा आ रही है तो उस बाधा का निवारण करता है और एक सफल उस संगठन का संचालन करने में महत्वपूर्ण योगदान भूमिका निभाता है। तो निर्देशन कार्य करना कि क्या करना है, किस दिशा में जाना है, यह भी एक प्रबंधक की क्षमता का प्रमुख लक्षण है। इसमें प्रभावी निर्देशन कार्य किया जाता है। अगला हम देखेंगे 9वां पॉइंट, अधिकारों का भारार्पण। देखो ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण है। अधिकारों का भारार्पण, साथियों ध्यान दें, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। एक संगठन खुद काम नहीं कर सकता। इसमें क्या होता है, अधिकारों का वह सत्ता बांटी जाती है। एक अकेला व्यक्ति संगठन का संचालन नहीं कर सकता। उसके पीछे काम करने वाले जितने भी कर्मचारी हैं, जितने भी अनुयायी हैं, उन सबको अपना अपना कर्तव्य दिया जाता है। उन्हें अपना अपना काम सौंपा जाएगा और कर्तव्य करने के लिए उन्हें अधिकार दिए जाएंगे। किसको क्या काम करना है और किस शक्ति के साथ करना है वो अधिकार दिया जाएगा। तो अधिकारों का भारार्पण, भार प्लस अर्पण, प्रत्येक व्यक्ति को अपना भार दे दिया कि उसे किस जिम्मेदारी का निर्वहन करना है। वो जिम्मेदारी निर्वहन करते हुए वो अपने अधिकारों का पूर्ण उत्तरदायित्व वहां पर निभाएगा। तो उत्तरदायित्व शब्द है, ये भी हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो व्यक्ति को कर्तव्य दिया गया है, उत्तरदायित्व दिया गया है, वो किस शक्ति के तहत करेगा, उसे क्या अधिकार दिए गए हैं, उसकी क्या पद और स्थिति है। पद और स्थिति, एक शब्द और काम आता है, पद और स्थिति। उच्च अधिकारी, मध्यम अधिकारी और निम्न अधिकारी, उसका जो पद है उसी के अनुकूल उसे कार्य सौंपा जाएगा। तो उसको करने के लिए उसकी स्थिति भी स्पष्ट की जाएगी कि आपको किस शक्ति के तहत, किस अधिकार के तहत इस कार्य का निर्वहन करना है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि अधिकारों का भारार्पण किसमें किया जाता है, प्रबंधक की क्षमता में, प्रबंधक की विशेषता में ये प्रमुख लक्षण आएगा कि अधिकारों का भारार्पण किया जाता है। और आगे हम विशेषताएं देखते हैं। देखो 10वां पॉइंट, मानवीय व भौतिक संसाधनों में, मानवीय व भौतिक संसाधनों में समन्वय। साथ ही ध्यान दें, मानवीय भौतिक संसाधन, हमने पिछली कक्षा के अंदर पढ़ा था कि संसाधन 3 प्रकार के होते हैं, मानवीय साधन, मानवीय संसाधन, वित्तीय संसाधन और भौतिक संसाधन। तो मनुष्य जो श्रम शक्ति है, काम करने वाले जो कर्मचारी है, और जो उसके भौतिक संसाधन है, चाहे उसके इक्विपमेंट्स है, लैंड है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, मटेरियल है, ये सब आपके भौतिक संसाधन मान लो। तो ये सभी संसाधनों में समन्वय स्थापित करना, कोऑर्डिनेशन करना। एक कार्यालय की स्थापना की गई है परंतु काम करने वाले कर्मचारी नहीं है, काम करने वाला कर्मचारी है परंतु काम करने के लिए इक्विपमेंट्स नहीं, उपकरण नहीं है, उसके लिए संरचनात्मक ढांचा नहीं है, प्लांट नहीं है, मशीनरी नहीं है, तो वहां पर संगठन अपने उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं कर सकता। तो यहाँ पर प्रबंध करता क्या है,
प्रबंध मानवीय और भौतिक संसाधनों में समन्वय स्थापित करता है। 11वां पॉइंट देखो, यहां पर संसाधनों की प्रभावशीलता में वृद्धि करना। साथ में ध्यान दें, संसाधनों की प्रभावशीलता में वृद्धि करना। यहां पर संसाधन जितने भी हैं, चाहे मानवीय हो, चाहे वित्तीय हो, चाहे भौतिक संसाधन हो, उनकी लगातार प्रभावशीलता, उनकी जो प्रणाली है, उसकी जो विशिष्टता है, उसमें हमेशा क्या करना, वृद्धि करते रहना। वृद्धि दर वृद्धि यहाँ पर की जाती है। केवल ये एक अनवरत प्रक्रिया है, रुकने वाली प्रक्रिया नहीं, प्रबंध की प्रक्रिया, ये अनवरत है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। तो उस संगठन के संसाधनों में लगातार प्रभावशीलता में वृद्धि करना, ये भी प्रबंध की क्षमता का, प्रबंध की विशेषता का प्रमुख गुण है। आगे हम देखेंगे यहां पर कि संगठन की कार्यशीलता कहते या कार्य क्षमता कहते, उसमें वृद्धि करना। तो प्रबंध की विशेषताओं के अंदर साथ में ध्यान दें तो संगठन की कार्यशीलता है, काम करने की जो प्रणाली है, काम करने की जो क्षमता है, क्षमता में लगातार क्या करना, वृद्धि करना, उसमें लगातार वृद्धि करते रहना, ताकि संगठन अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए क्या करे, लगातार अग्रसर हो सके। उसके अलावा 13वां पॉइंट हम दे सकते हैं, उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया। और सबसे महत्वपूर्ण गुण है ये साथियों, उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया। प्रबंध की प्रक्रिया, प्रबंध प्रक्रिया निरुद्देश्यपूर्ण नहीं होती है, ऐसी निरंतर प्रक्रिया नहीं होती है। एक संगठन का हमेशा जो लक्ष्य होता है वो उस उद्देश्य में निहित होता है। संगठन की स्थापना करने का मूल लक्ष्य होता है, अर्थात संगठन में जो प्रबंध की प्रक्रिया है वो किसी न किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए संचालित की जा रही है। तो प्रबंध की प्रक्रिया उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, न कि एक निरुद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। अगला पॉइंट हम और देख सकते हैं कि लागत न्यूनतम आय, न्यूनतम लागत पर अधिकतम लाभ। आगे ध्यान दें, न्यूनतम लागत पर अधिकतम लाभ। लागत न्यून हो और लाभ क्या हो, अधिकतम हो। यह संगठन में प्रबंध का प्रमुख उद्देश्य रहता है। प्रबंध का जो प्रमुख लक्षण रहता है कि प्रबंध के प्रभाव के बारे में आप कैसे जान पाए। जिस संगठन के अंदर लागत कम आ रही है, खर्चा कम आ रहा है और लाभ और उत्पादन की प्रक्रिया लगातार बढ़ रही है, यह हम मान सकते हैं कि उस संगठन के अंदर एक प्रभावी प्रबंध की प्रणाली कार्य कर रही है। तो प्रबंध अपने आप में सबूत दे देता है वहां पर उस संगठन के अंदर कि हाँ, यहाँ पर प्रभावी प्रबंध की क्षमता लगातार अनवरत रूप से चालू है, मान लिया जा रहा है। तो देखिए, मानव भौतिक संसाधनों में समन्वय स्थापित करना, संसाधनों की प्रभावशीलता में वृद्धि करना, संगठन की कार्यशीलता, कार्य क्षमता में वृद्धि करना उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, न कि निरुद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया, न कि निरंतर प्रक्रिया, सार्थक प्रक्रिया है। और न्यूनतम लागत पर अधिकतम लाभ की प्रक्रिया ये भी इसमें की जाती है। लागत को कम करते हुए अधिकतम लाभ की प्राप्ति इस प्रबंध की प्रणाली में किया जाता है। तो हमने इस क्लास के अंदर जो प्रबंध की विशेषताएं थी, प्रबंध के जो लक्षण थे, उन्हें हमने बिल्कुल बारीकी से बिंदुगत रूप में हमने उनको ध्यान से पढ़ा, उनकी व्याख्या पढ़ी। और साथियों, यदि आपने चैनल को अभी तक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाला नया वीडियो में नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द आ सके। धन्यवाद।